हेलो क्लास। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर। पिछले वीडियोस में हमने पार्टनरशिप पूरा कंप्लीट किया, जिसमें हमने फंडामेंटल्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस के वीडियोस बनाए। अब इस वीडियो से हम लोग पहले बेसिक्स करेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं और ये पूरे चैप्टर में हमें क्या सीखना है। उसके बाद एक एक वीडियो में हम लोग अलग अलग लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन। ये चैप्टर शुरू करने के पहले लॉजिक समझ लेते हैं। सबसे पहला लॉजिक कि शेयर्स क्या होते हैं। बेसिकली अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो जिसमें एक सिंगल ओनर है, तो वो अपने सेविंग से खुद ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस शुरू करने के लिए, एंड आगे एक्सपेंशन भी उसको खुद ही देखना होता है, या तो लोन ले ले या तो खुद के सेविंग्स के इन्वेस्ट करे। वैसे ही पार्टनरशिप फर्म्स में भी कैपिटल जो है वो पार्टनर्स से ही आता है, जिसकी वजह से ये दोनों फॉर्म ऑफ बिजनेस में एक लिमिटेशन आ जाता है कि एक बार सोल प्रोप्राइटर के कैपेसिटी खत्म हो गई या फिर पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स मैक्सिमम रीच हो गए, तो दोनों में भी और कैपिटल रेज करना डिफिकल्ट है। इसीलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग कितना भी कैपिटल रेज कर सकते हैं, बिकॉज एक जॉइंट स्टॉक कंपनी कैपिटल रेज करती है फ्रॉम द जनरल पब्लिक। कैसे रेज करती है? तो बेसिकली बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। तो कंपनी को जो भी कैपिटल रेज करना है, इस कैपिटल के ये छोटे छोटे पार्ट्स कर लेती है एंड अलग अलग लोगों को ये पार्ट सेल करती है। तो बेसिकली जनरल पब्लिक है वो कैपिटल प्रोवाइड कर रही है टू द कंपनी, और वो कैपिटल यूज करके कंपनी बिजनेस करेगी और उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो एज डिविडेंड शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करेगी। ये शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स भी होते हैं कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब शेयर्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो शेयर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ प्रेफरेंस वर्ड जो है उसका सिंपल इंग्लिश मीनिंग होता है इंपॉर्टेंस देना। तो इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में सर्टेन चीजों में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस या ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। तो सबसे पहला वो पॉइंट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स नहीं है, प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा। सेकेंडली, डिविडेंड सिर्फ फिक्स रेट नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले डिविडेंड मिलता है बिफोर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो उनको वो प्रेफरेंस मिला। सेकेंड प्रेफरेंस मिलता है कैपिटल रीपेमेंट के टाइम। सो जब भी कैपिटल रीपे करना होगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कैपिटल रीपेमेंट होगा, उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपना पैसा मिलेगा। अब ये दोनों फीचर्स की वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स को इन अ वे एक डीमेरिट हो जाता है कि उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड भी नहीं है, रेसिडुअल अर्निंग्स है, कैपिटल रीपेमेंट भी बाद में है। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट है? तो वोटिंग राइट्स जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलते। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स वोट करके किसको इलेक्ट करते हैं? तो ये इलेक्ट करते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स को, जो फाइनली कंपनी को मैनेज करेंगे। सो इनडायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय इलेक्टिंग द डायरेक्टर्स जो कंपनी को हैंडल करेंगे। सो इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रू ओनर्स ऑफ कंपनी बोला जाता है, जबकि वैसे तो शेयर होल्डर्स दोनों ही ओनर्स है, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है दे आर कॉल्ड ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। नाउ जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल रेज करने का बहुत लिमिटेशन है, जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है इजीली नए शेयर्स इश्यू करके और कैपिटल रेज कर सकती है। अब यहाँ पे रिस्क क्या हो जाता है कि अगर किसी कंपनी ने जरूरत से ज्यादा कैपिटल रेज कर लिया, जो या तो मिसयूज हो गया या ठीक से यूज नहीं किया, उस सिचुएशन में कंपनी को तो लॉस होगा ही, बट शेयर होल्डर्स का भी वेल्थ जो है वो इरोड हो जाएगा। इसीलिए कंपनी के ऊपर लिमिटेशन लगाया है ऑथोराइज्ड कैपिटल का। अब ये ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? तो कंपनी फॉर्म करते टाइम एक डॉक्यूमेंट बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए और फॉर्मेशन के लिए कंपलसरी है,
जिसमें एक सेक्शन होता है या क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज। इस कैपिटल क्लॉज में कंपनी को पहले से ही डिक्लेयर कर देना है कि उसको अपने लाइफ टाइम में कितना कैपिटल रिक्वायर्ड रहेगा। ये कंपनी का ऑथराइज कैपिटल हो जाता है और कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में उतना ही कैपिटल रेज कर सकती है शेयर इश्यू करके। अब से किसी कंपनी ने अपना पूरा ऑथराइज कैपिटल इश्यू कर दिया, फिर भी उसको और फंड्स रेज करने हैं, उस सिचुएशन में शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुला के वोटिंग करके फिर ऑथराइज कैपिटल बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज जितना ऑथराइज कैपिटल है उतना ही कैपिटल रेज कर सकते हैं। सो ये इन अ वे एक लिमिटेशन डालता है कि कोई भी कंपनी बहुत ज्यादा फंड्स रेज ना कर ले और कुछ वेस्टेज ना कर ले। अब ये हमने समझा व्हाट इज ए शेयर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का बेसिक मतलब है कैपिटल जो हम रेज करते हैं बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। और शेयर कैपिटल के वेरियस टाइप्स है। तो सबसे पहला हमने अभी अभी डिस्कस किया ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ये मैक्सिमम कैपिटल है जो एक कंपनी रेज कर सकती है बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। ऑथराइज्ड कैपिटल हमेशा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है और उसको मेंशन करने का स्टाइल जो है, नंबर ऑफ शेयर्स एट सर्टेन फेस वैल्यू, तो ऑथराइज कैपिटल। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया एक कंपनी है जिसका ऑथराइज कैपिटल ₹10 लाख है और उसको 1 लाख शेयर्स में डिवाइड किया ऑफ ₹10 ईच। ऑथराइज कैपिटल के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल है इश्यूड कैपिटल। नाउ जैसे हमने डिस्कस किया, ऑथराइज कैपिटल जो है कंपनी को पूरे अपने लाइफ टाइम में लगने वाला है। कंपनी फॉर्म होते ही तुरंत पूरा का पूरा ऑथराइज कैपिटल इश्यू नहीं करेगी। तो इश्यूड कैपिटल मतलब एज ऑफ नाउ कंपनी को कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कंपनी उतने शेयर्स ऑफर करती है टू द पब्लिक। से फॉर एग्जांपल इसमें से कंपनी ने 60,000 शेयर्स ऑफर किए ऑफ 10 ईच। सो हमारा इश्यूड कैपिटल हो जाएगा 6 लाख। नेक्स्ट इश्यूड कैपिटल के बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जब भी कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है, अगर वो कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है, गुडविल अच्छा है, उनके और भी काफी बिजनेसेस सक्सेसफुल है, तो ऑटोमेटिकली जितने शेयर इश्यू हुए लोग उसके लिए अप्लाई कर लेंगे, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। बट अगर कोई नई कंपनी है जिसका अभी तक रेपुटेशन बना नहीं है, तो हो सकता है जितने शेयर इश्यू उन्होंने किए हो पूरे के पूरे सब्सक्राइब ना हो। सो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो जो इश्यूड कैपिटल है उसमें से जनरल पब्लिक ने एक्चुअली कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया वो हो जाता है सब्सक्राइब कैपिटल। तो से आउट ऑफ 60,000 हमें 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिले, सो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगा 5 लाख। देन फोर्थ है कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, तो ये जो पर शेयर का वैल्यू है ₹10, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। अब रियल लाइफ सिचुएशन में जब भी कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है, तो जितना उसका फेस वैल्यू है या जितना उसका इश्यू प्राइस है वो पूरा का पूरा आपको एक साथ ही पे करना होता है। बट अपने सिलेबस में ये अमाउंट को इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट जो है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। ये शेयर होल्डर तब पे करता है जब ओरिजिनली वो शेयर्स के लिए अप्लाई करता है। देन उसका एप्लीकेशन अगर अप्रूव हो गया तो आता है अलॉटमेंट मनी। तो शेयर्स अलॉटमेंट होने पे शेयर होल्डर को अलॉटमेंट मनी पे करना पड़ता है। पहले दो इंस्टॉलमेंट्स का नाम यही फिक्स रहता है, इसके बाद इसको बोलते हैं कॉल्स। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट हो जाएगा फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। यूजुअली हमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अप टू सेकंड कॉल ही रहता है। सो इंस्टेड ऑफ पेइंग फुल ₹10 टुगेदर, कंपनी जो है शेयर होल्डर्स को बोलती है आप थोड़ा थोड़ा करके पे करो, एंड कंपनी जो है शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करेगी कब कौन सा टाइम पे कौन सा इंस्टॉलमेंट पे करना है। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होगा, तो जो ₹10 का फेस वैल्यू है उसमें से कंपनी ने शेयर होल्डर्स को कितना पे करने को बोला है, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। तो 50,000 शेयर सब्सक्राइब हुए, से हम अज्यूम करते हैं कंपनी ने शेयर होल्डर्स को ₹8 पे करने के लिए बोला है, तो कॉल्ड अप कैपिटल हमारा हो जाएगा
4 लाख। कॉल्ड अप कैपिटल के बाद आता है पेड अप कैपिटल। अब कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बोला कि सब लोग 8 रुपीज पर शेयर पे करो, तो हो सकता है कुछ शेयर होल्डर्स ने वो पे ना किया हो, तो कितने शेयर्स पे हमको फुल 8 रुपीज मिल गए हैं, दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। तो से फॉर एग्जांपल 49,000 शेयर्स पे हमें फुल 8 रुपीज मिल गया, सो 3,92,000 ये हो जाएगा हमारा पेड अप कैपिटल। देन जो पे नहीं हुआ वो हो जाएगा कॉल्स इन अरियर्स। सो 1000 शेयर्स पे जो हमें 8 रुपीज नहीं मिला, कॉल्स इन अरियर्स हो जाएगा 8000। अब कंपनी ने बेसिकली शेयर होल्डर्स को बोला है कि आप 10 में से सिर्फ 8 रुपीज ही पे करो, बट हो सकता है कोई एक शेयर होल्डर बोल दे कि आप 10 रुपीज पूरा ले लो, 2 रुपीज जो है शेयर होल्डर एडवांस में दे रहा है टू द कंपनी। उस सिचुएशन में उसको बोलेंगे 7th वन, कॉल्स इन एडवांस। सो जो कॉल कंपनी ने कॉल नहीं किया है उसके बाद भी शेयर होल्डर अगर एडवांस में पे कर रहा है तो कंपनी के लिए वो हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस। तो से 2000 शेयर्स पे एक शेयर होल्डर ने जो 2 रुपीज कॉल नहीं किया था वो भी पे कर दिया, सो 2000 इंटू 2 4000 रुपीज का हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस। अब ये कॉल्स इन अरियर्स एज वेल एज कॉल्स इन एडवांस दोनों पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी डिसाइड नहीं कर सकती, कंपनीज एक्ट में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। एंड कॉल्स इन अरियर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। मतलब अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी को लेट पे कर रहा है, पे नहीं कर रहा है, तो जब भी वो लेट पेमेंट करता है तो साथ में उसको 10% पर एनम का इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। एंड कॉल्स इन एडवांस जो है इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 12% पर एनम। सो अगर कोई शेयर होल्डर ने एडवांस दे दिया कंपनी को, उस सिचुएशन में कंपनी को उसे पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। नेक्स्ट, रिजर्व कैपिटल। अब रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है, तो अपने एग्जांपल में 10 रुपीज के फेस वैल्यू में से कंपनी ने शेयर होल्डर्स को सिर्फ 8 रुपीज पे करने को बोला है। जो 2 रुपीज पे नहीं करने को बोला है वो कंपनी फ्यूचर में कभी भी कॉल कर सकती है। अब से कंपनी को लगता है कि कंपनी को उसके लाइफ टाइम में ये 2 रुपीज नहीं लगने वाले, बट जब कंपनी वाइंड अप करेगी तब बहुत सारे लाइबिलिटीज पे करने पड़ेंगे। उस सिचुएशन में ही कंपनी 2 रुपीज कॉल करना चाहती है। तो शेयर होल्डर्स का एक मीटिंग बुला के वोटिंग करके उतना कैपिटल जो है कंपनी रिजर्व करके रख सकती है कि ये सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे कॉल होगा, उसी को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। सो दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल जो कॉल होगा सिर्फ वाइंडिंग अप पे टाइम पे, एंड कंपनी के मैनेजर्स डायरेक्टर्स खुद से उसको रिजर्व नहीं कर सकते, शेयर होल्डर्स से परमिशन लेनी पड़ती है थ्रू वोटिंग। देन कैपिटल रिजर्व। अब वैसे तो ये दोनों में सिर्फ वर्ड्स को इंटरचेंज किया है, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, बट दोनों का मतलब जो है बहुत अलग है। कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है कैपिटल प्रॉफिट्स। बेसिकली जो भी प्रॉफिट्स कोई भी बिजनेस अर्न करता है वो या तो अपने डे टू डे एक्टिविटीज से अर्न कर सकता है, या फिर कोई फ्रीक्वेंट एक्टिविटी ना हो लाइक सेल ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें से भी कुछ प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जो प्रॉफिट है जो डे टू डे नहीं है उसी को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और ये ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल रिजर्व। सो रिजर्व कैपिटल जो कैपिटल रिजर्व करके रखा है वाइंडिंग अप के टाइम पे कॉल होगा, बट कैपिटल रिजर्व मतलब कैपिटल प्रॉफिट्स जो परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या एसेट्स से रियलाइज होता है। सो ये वीडियो में अपना डिस्कशन हुआ बेसिक शेयर्स के लॉजिक पे एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अगले वीडियो में हम लोग ये चैप्टर की जर्नल एंट्री समझेंगे। बेसिकली ये पूरे चैप्टर में 3 चीजें हैं, जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट और कैश बुक, जिसमें से जर्नल एंट्री मैक्सिमम है। एग्जाम में बैलेंस शीट पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, एंड कैश बुक यूजुअली नहीं पूछते हैं, बट हम वो डिस्कस कर लेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जर्नल एंट्रीज पे, उसका लॉजिक समझेंगे और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ऐसे ही अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक पे हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे।
तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।